इन बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने आपका बायोमोलिक्यूल पूरा कर दिया है, पॉलीमर्स पूरा कर दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। बच्चे, घबराना नहीं है, इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बात को समझना है और समझ करके याद रखना है। बस यहाँ पे समझने वाली बात है और याद रखने वाली। पूरा का पूरा थियोरेटिकल होने वाला है ये चैप्टर। यहाँ बात को आपको सिर्फ समझना है और समझने के बाद याद करना है और एग्जाम में लिखना है। तो मैं आपको एक एक बात समझाने जा रहा हूँ। टोटल चीज़ मैं आपको समझाया हूँ, जैसा मैं आपको बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर में समझा चुका हूं। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, कहानी की शुरुआत होती है ड्रग्स से। जी हाँ बच्चों, ड्रग्स से। जैसे ही ड्रग्स का नाम आता है तो इंसानों के दिमाग में आता है कि अच्छा, ड्रग्स यानी कोई नशा करने वाली चीज़। जैसे ड्रग्स बोलते हैं तो नशीले पदार्थ की तरफ हमारा दिमाग जाता है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ड्रग्स का मतलब मेडिसिन है बच्चों। ड्रग्स का मतलब क्या है? मेडिसिन के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वो कौन सी दवाई है जो उपचार में काम आती है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में काम आती है, बीमारियों को सही करने में काम आती है। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि ड्रग्स हम लोग सोचते हैं, ड्रग्स का दो मतलब हो ही जाता है। एक तो ड्रग्स वो है जो नशीले पदार्थ के रूप में लिया जाता है, और एक ड्रग्स का मतलब जो है वो मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स पे। बच्चों, ड्रग्स क्या रहेगा? तो ड्रग्स जो है ये केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है भैया, कोई भी कंपाउंड जो है वो केमिकल सब्सटेंस तो होता ही है, ये तो पक्का है। वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज़ किया जाता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों? बचाव, यानी अपने बचाव के लिए। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार के लिए। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? उपचार के लिए। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, अपना उपचार कराने के लिए। तो चलिए भैया, ट्रीटमेंट तो आपको समझ में आ गया। ड्रग्स का मतलब क्या है? ड्रग्स का मतलब केमिकल सब्सटेंस है, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रिवेंशन यानी बचाव के लिए और ट्रीटमेंट के लिए यानी उपचार के लिए। तो भैया, किससे बचना चाहते हैं, किससे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? तो दिमाग में आपके आ ही जाएगा कि भैया डिजीज से, यानी बीमारियों से। तो ठीक है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज है, यानी बीमारियों से बचने और उससे उपचार करने के लिए हम लोग जो केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं। और बच्चों, ये केमिकल सब्सटेंस दो जगह, माने दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो मैन में या तो कहाँ में? एनिमल्स में। इंसानों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जानवरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैन और एनिमल में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, यानी बचाव और उपचार के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसी का नाम है बच्चों ड्रग्स। क्या नाम है उसका? ड्रग्स। चलिए ठीक है, तो ड्रग्स का डेफिनेशन तो आप समझ गए हैं कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए यूज हो रहा है। कहाँ कहाँ भैया? तो मैन और एनिमल्स में। ऐसे सब्सटेंस का नाम क्या कहलाता है? ड्रग्स कहलाता है बच्चों। अब यहाँ बात हो रहा है, अगला जो अब मैंने हेडिंग दिया है वो थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स। थेराप्यूटिक एक्शन का मतलब क्या है कि इंसानों के उपचार के लिए, यानी किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं, ड्रग्स को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपना बचाव के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, उसे बोला जाता है थेराप्यूटिक एक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों? थेराप्यूटिक एक्शन। तो चलिए, थेराप्यूटिक एक्शन में यानी कहानी शुरू अब यहाँ से होती है। सबसे पहला जो ड्रग्स का टाइप है उसका नाम है एंटासिड्स। क्या नाम है बच्चों? एंटासिड्स। तो पहला जो ड्रग्स का टाइप है उसका नाम क्या है? एंटासिड्स है। अब देखिए क्या होता है एंटासिड्स। देखिए क्या होता है, जैसे आपने इंसानों में देखा होगा कि बहुत सारे इंसान को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, एसिड का प्रॉब्लम होता है, यानी एसिड जो है पेट में बढ़ जाता है। तो जैसे एसिडिटी बढ़ जाता है या किसी इंसान की एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको माने बड़ा बेचैनी होता है, माने पेट में उसको जलन होते रहता है, पेट में काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा जलन होता है, इरिटेशन है, एकदम चिड़चिड़ा जाएगा वो इंसान, क्योंकि माने उसका पेट में जो है एसिड का लेवल या मात्रा जो है बढ़ गया है। तो एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा। कुछ भी मांगने जाओगे तो डांट करके भगा देगा, तो चिड़चिड़ा जाएगा पूरा का पूरा। पेट में उसके एकदम दर्द रहेगा, सुबह से लेकर के कहाँ तक? शाम तक उसके दर्द रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पेट में जो है एसिड जो है वो एक्सेस हो गया है। एसिड क्या हो गया है? एक्सेस हो गया है। अब वो बेचारा परेशान कि भैया एसिड का लेवल जो है वो बढ़ गया है। अब उसके एसिड के लेवल को घटाने के लिए हम लोग या तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे या तो उसको मेडिसिन देंगे। तो एसिड के लेवल को कम करने के लिए, एसिड के लेवल को घटाने के लिए हम लोग जिस क्लास ऑफ ड्रग्स का यूज़ करते हैं उसका नाम है बच्चों एंटासिड्स। क्या नाम है उसका? एंटासिड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसानों के पेट में अगर एसिड बढ़ गया तो एसिड को ख़त्म कौन करता है? एंटासिड्स करता है। तो एंटासिड्स क्या है कि
वैसा सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस ऑफ एसिड को, यानी बहुत ज़्यादा अगर एसिड हो गया है तो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा यानी ख़त्म कर देगा। स्टोमिक माने होता है पेट में, और पीएच को बढ़ा देगा कुछ लेवल तक, क्योंकि आपको पता है कि एसिड का पीएच जो है उस 7 के नीचे होता है, तो पीएच को बढ़ाएगा। पीएच को बढ़ाने से क्या होगा, यानी पीएच जब बढ़ेगा तो ये बेस की तरफ भागते चला जाएगा, जिससे एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ एसिड को ख़त्म करके पेट के अंदर पीएच लेवल को जो बढ़ा देता है, ऐसे सब्सटेंस का नाम कहलाता है एंटासिड्स। क्या कहलाता है भैया? एंटासिड्स कहलाता है। तो एसिड को ख़त्म कौन किया? एंटासिड्स। जैसे वायरस के लिए एंटीवायरस यूज़ करते हैं, तो एसिड के लिए क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड्स यूज़ करते हैं। तो पहला क्लास ऑफ ड्रग्स आप समझ रहे हैं जिसका नाम है एंटासिड्स। तो एंटासिड्स का काम क्या है कि एक्सेस ऑफ एसिड को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, और थोड़ा पीएच लेवल को बढ़ा देगा, तो हम लोग को थोड़ा रिलैक्स लगेगा कि हाँ सही लग रहा है, एसिड का लेवल जो है वो खत्म हो गया, बेचैनी से माने दूर हो गया, वो ठीक लग रहा है। तो अब मान लो जैसे ये एसिड का लेवल बढ़ गया, तो भैया एसिड को खत्म कौन करता है? बेस। बेस का काम है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये जैसे एग्जांपल लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, कुछ भी है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर बेस है। तो इसलिए तो अभी समझना है आपको, जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन एंटासिड्स है, तो एंटासिड्स में आपको दिमाग में रखना है कि अच्छा भैया एसिड को ख़त्म करना है, उसके लिए हमको बेस चाहिए। तो बेस देख करके आप यहाँ से समझ जाओ, चलो ये बेस है, इस पर टिक मार देना है। तो यही कॉम्बिनेशन जो है ये दवाओं में यूज़ होता है, यानी ड्रग्स के अंदर जो है ये बेस वाला पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो दवा हम लोग खाते हैं एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, एक्सेस ऑफ एसिड को ख़त्म करने के लिए, उन दवाओं में क्या होता है? तो उन दवाओं में बच्चों ये बेसिक वाला पार्ट होता है, बेस वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो मार्केट में ड्रग्स आता है उसका नाम है सीमेटिडाइन। क्या नाम है बच्चों? सीमेटिडाइन। तो ये सब आपको याद करके जाना है कि एंटासिड्स का जो पहला ड्रग्स है, जो दवा है, उसका नाम है सीमेटिडाइन। इसी को बोलते हैं टीगामेट। क्या बोला जाता है बच्चों? टीगामेट। दूसरी जो दवा है उसका नाम है रानीटिडाइन। क्या नाम है? रानीटिडाइन। और उसी क्या है माने दूसरा नाम है ज़ेंटेक। बच्चों की कंपोजिशन है, मेन नाम से माने सीमेटिडाइन, रानी डाइन अगर लगा हुआ रहेगा दवा में तो समझ जाना है कि अच्छा ये दवा जो है एंटासिड्स के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? एंटासिड्स के लिए जा रहा है। तो आई होप आप एंटासिड समझ गए हो। दो ड्रग्स है, एक सीमेटिडाइन और एक क्या है? रानीटिडाइन है। सीमेटिडाइन का दूसरा नाम है टीगामेट, रानीटिडाइन का दूसरा नाम है ज़ेंटेक। चलिए दूसरा जो क्लास है, ये एक एक क्लास है माने एक एक टाइप है ड्रग्स का। पहले हम लोग क्या पढ़ा? तो एंटासिड्स। एंटासिड्स आपको समझ में आ गया। सेकंड क्लास जो पढ़ने जा रहे हो उसका नाम है एंटीहिस्टामाइंस। क्या नाम है बच्चों? एंटीहिस्टामाइंस। अब इंसानों के बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम हिस्टामाइन होता है। क्या होता है? हिस्टामाइन होता है। चलिए ठीक है, हिस्टामाइन जो है वो इंसानों के अंदर कुछ फंक्शन करता है, कुछ वर्क करता है, कुछ काम है, माने कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है हिस्टामाइन का, इंसानों के अंदर कुछ ज़रूरी वर्क करता है ये। तो हिस्टामाइन क्या है भैया? तो हिस्टामाइन जो है पोटेंट वैसोलिडेटर है। पोटेंट माने पावरफुल हो गया, वैसोलिडेटर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहला बात याद रखना है, जैसे इंसान का मान लीजिए फेफड़ा है, लंग्स है, तो ये मान लीजिए लंग्स है, तो लंग्स में जो विंड पाइप ये जो गया हुआ है, विंड पाइप इस तरीके से मान लीजिए उधर गया है, इस तरीके से इधर गया है। तो ये जो लंग्स के अंदर ये जो पाइप यहाँ से चला जाता है इसको ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों? ब्रोंकाई बोला जाता है, या ब्रोंकी, जो भी बोलना है बोलो। तो ब्रोंकी का जो मसल होता है, इस मसल को ये रिलैक्स करता है, या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो मसल को स्मूथ बनाने में यानी मोलायम बनाने में, या कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने में मदद करता है कौन? हिस्टामाइन। तो ब्रोंकाई का जो मसल है उस मसल को मोलायम करने का काम है, या उसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम जो है वो किसका होता है बच्चों? हिस्टामाइन का। किसका होता है? हिस्टामाइन। तो इंसानों के बॉडी के अंदर नेचर ने हिस्टामाइन दिया है। हिस्टामाइन को कहा है कि जाओ तुम ब्रोंकी के मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो, उसको स्मूथ बना माने मुलायम बना करके रखना है। और साथ साथ है गट का जो मसल है, गट का मतलब आंत हो गया, आंत इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, आंत हो गया जो। तो ये गट के मसल को रिलैक्स करता है, और बाकी अदर मसल को भी, बाकी जो मसल है उन्हें भी रिलैक्स और क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो स्मूथनेस पहुँचाने का काम है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम है किसके पास बच्चों? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन हमको दिया गया है, नेचुरल है, सारे इंसान को हिस्टामाइन दिया गया है।
यही हिस्टामाइन जब बढ़ जाता है इंसानों के बॉडी के अंदर, तो जैसे आपने ठंडे के दिन में देखा है कि नाक जो है वो जम जाता है, सांस लेने में परेशानी होता है, तो इंसान ड्रॉप डालता है नाक में तो बड़ा दिक्कत होता है। नाक जब जम जाता है तो खास करके ठंडा के दिन में आपने देखा है, तो कहीं ना कहीं तो कोई कारण होगा ना भैया नाक जमने का। तो जो नाक जम रहा है तो उसके लिए ड्रॉप आता है कि डालिए और नाक एकदम फ्री हो जाएगा। अब पूरा हवा महल के जैसा उसका हवा जा रहा है नाक में, एकदम मैंने एकदम फ्री हो गया भैया, एकदम परेशान था कि हमारा नाक जम गया ठंडा के दिन में। तो अभी कैसे हुआ, तो इंसान के बॉडी में जो है हिस्टामाइन का लेवल जो है वो बढ़ गया। जैसे ही हिस्टामाइन का लेवल बढ़ जाता है तो नाक जो है वो जाम हो जाता है। इसको बोलते हैं नेजल कंजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों? नेजल कंजेशन। तो देखिए हिस्टामाइन क्या क्या काम कर रहा है इंसान के बॉडी में। तो एक तो भैया इसका काम है कि ब्रोंकी के मसल को स्मूथ करना, गट के मसल को स्मूथ करना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना भी इसका काम हो गया है। साथ साथ ठंडा के दिन में हिस्टामाइन अगर बढ़ गया तो नेजल कंजेशन करा देगा। और कॉमन कोल्ड का मतलब सर्दी होता है। कॉमन कोल्ड का मतलब क्या है? सर्दी है। तो सर्दी में अगर नाक जाम हो रहा है, ठंडा में अगर नाक जाम हो रहा है तो हिस्टामाइन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कॉमन कोल्ड माने सर्दी में भी आप देखें कि नाक जो है वो जाम हो जाता है। और दूसरा है एलर्जी। एलर्जी पॉलन लिखा हुआ है, जैसे मान लो किसी को फूल से एलर्जी है, किसी को धुआं से एलर्जी है, तो पॉलन से जो एलर्जी पैदा होता है, फ्लावर में होता है, फूल में होता है, पॉलन ग्रेन, दाना दाना। तो पॉलन से जो एलर्जी होता है किसके कारण होता है बच्चों? हिस्टामाइन के कारण होता है। अब आदमी एकदम परेशान है कि भैया सर्दी में हमारा नाक बहुत ज़्यादा जम रहा है, ये पॉलन से हमको एलर्जी हो रहा है, फूल हम सूंघ नहीं पा रहे हैं। तो डॉक्टर के पास जाएगा कि कुछ इसका इलाज करिए, तो डॉक्टर कहेगा तुम्हारा हिस्टामाइन लेवल बढ़ा हुआ है, हिस्टामाइन को ख़त्म करने के लिए तुमको एंटी हिस्टामाइन देना पड़ेगा। तो जो ड्रग्स हिस्टामाइन को ख़त्म करता है यानी हिस्टामाइन के लेवल को गिराता है, उसी ड्रग्स या उसी क्लास ऑफ ड्रग्स का नाम है बच्चों एंटी हिस्टामाइन। क्या नाम है उसका? एंटी हिस्टामाइन। तो एंटी हिस्टामाइन उसको लेना पड़ेगा। तो एंटी हिस्टामाइन में जो ड्रग्स आता है वो दो तरह की दवाई आती है, एक डाइमटैप और एक सिल्डेन है। कौन कौन है बच्चों? डाइमटैप और सिल्डेन। तो डाइमटैप और सिल्डेन जो है ये दोनों की दोनों जो दवा है वो हिस्टामाइन को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? हिस्टामाइन को। तो आई होप आपने 3 चीज पहले सीखा। ड्रग्स मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ से क्लास ऑफ ड्रग्स शुरू हो गया था, तो 2 कहानी तो अभी आपको एकदम पक्का आ गया है। एक एंटासिड्स मैंने आपको समझा दिया है और दूसरा क्या समझा दिया? एंटी हिस्टामाइन। अब जो यहाँ से कहानी शुरू होगा यानी जो 3rd क्लास आएगा, ये तो 2 क्लास यहाँ पे हो गया, तो 3rd क्लास जो ड्रग्स का आने जा रहा है वो हम लोग ट्रैंक्यूलाइजर से बात करेंगे। किससे बात करेंगे बच्चों? दिमाग में बैठाना है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो एंटासिड्स जान लिया आपने, एसिड को कंट्रोल करने के लिए, फिर एंटी हिस्टामाइन जान लिया है। अब जो तीसरा क्लास आने वाला है उसका नाम है ट्रैंक्यूलाइजर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब बात करते हैं बच्चों ट्रैंक्यूलाइजर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ट्रैंक्यूलाइजर के बारे में। तीसरा क्लास ऑफ ड्रग्स पे बात होने जा रहा है। सबसे पहला हम लोग ने एंटासिड्स पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने एंटी हिस्टामाइन पढ़ा था, और अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैंक्यूलाइजर के बारे में। अच्छा भैया, सबसे पहले तो ट्रैंक्यूलाइजर में क्या है? सबसे पहले समझना है कि जो 3rd क्लास है अपना न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स का मतलब क्या हुआ? जो इंसानों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, यानी इंसानों के ब्रेन पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, ऐसा जो ड्रग्स होता है उसको हम लोग न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स बोलते हैं। माने इसको लेने के बाद सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या काम करेगा, जो भी है, माने जब भी काम करेगा नर्वस सिस्टम पर ही इफेक्ट डालेगा। तो इसके अंडर जो ड्रग्स आता है बच्चों उसका नाम है ट्रैंक्यूलाइजर। क्या नाम है इसका? ट्रैंक्यूलाइजर है। ठीक है, ट्रैंक्यूलाइजर है। तो पहले समझना है ट्रैंक्यूलाइजर का मतलब। तो आप एक चीज़ तो समझ रहे हैं कि अगर ये ड्रग्स, अगर ये दवाइयाँ इंसान के नर्वस सिस्टम या ब्रेन पर काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेन से संबंधित ही डिजीज़ होगा, कहीं ना कहीं न्यूरॉन से संबंधित ही डिजीज। न्यूरॉन्स कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। न्यूरॉन से संबंधित डिजीज ही होगा जिसे ये माने ठीक करती हैं। तो जो क्लास ऑफ ड्रग्स इसे उपचार करता है या ठीक करता है उसका नाम है बच्चों ट्रैंक्यूलाइजर। क्या नाम है? ट्रैंक्यूलाइजर। तो वैसा केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट माने उपचार के लिए, यानी जिससे स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब मान लीजिए कोई तनाव में चला गया, पूरा एकदम तनाव में है, एकदम टेंशन में आ गया है, तो उसको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो स्ट्रेस को ठीक करने वाला है। अब जैसे मान लीजिए चाहे स्ट्रेस माइल्ड माने कम रहे, कम स्ट्रेस में है, कम तनाव में है, या सीवियर मेंटल डिजीज है। मान लीजिए कोई पागल हो गया है, सीवियर मेंटल डिजीज, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरा टेंशन में है, तो सीवियर भारी से भारी मेंटल
डिजीज़ हो या हल्का या नॉर्मल मेंटल डिजीज़ हो, इसे जो क्लास ऑफ ड्रग्स ठीक करती है उसका नाम है ट्रैंक्विलाइज़र। क्या नाम है बच्चों? ट्रैंक्विलाइज़र है। और ये सीधे सीधे कहाँ काम करेगी? तो न्यूरॉन पे काम करेगी भैया, माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगी। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि ट्रैंक्विलाइज़र का काम क्या है। ट्रैंक्विलाइज़र जो है कमज़ोर से कमज़ोर, सीवियर से यानी माने ख़तरनाक अगर मेंटल डिजीज़ है तब भी, तो इसको ठीक करने वाली जो दवा है या जो क्लास ऑफ ड्रग्स है उसका नाम क्या है बच्चों? ट्रैंक्विलाइज़र है, ठीक है। बच्चों, इंसान के बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है नोरडरेनालिन। क्या नाम है बच्चों? नोरडरेनालिन। ये एक हार्मोन है नोरडरेनालिन। और नोरडरेनालिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी न्यूरॉन्स होता है, उस पर ही काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर है या वहाँ से निकलता है ये। तो नोरडरेनालिन जो है ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन जो है इंसानों के अंदर, इसका जो काम है, इसका जो रोल है वो मूड चेंज करना, यानी इंसान का मूड जो है वो चेंज करता है ये हार्मोन। यानी स्पेशल रोल इसका जो है मूड चेंजिंग में है। यानी इंसान का मूड है, मान लीजिए मूड अभी ऑफ है तो अचानक से चेंज कर दिया, खुश होने लगा, पागल जैसा मान लीजिए हंसने लगा, तो ये काम है किसका? नोरडरेनालिन है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो भैया भारी दिक्कत हो जाएगा इससे। मान लीजिए किसी कारण से किसी इंसान का नोरडरेनालिन जो है वो लो हो गया, यानी नोरडरेनालिन जितना निकलना चाहिए था उतना नहीं निकल रहा है। मान लीजिए कभी कभी आपने देखा है कोई इंसान जो है एकदम अपसेट रहता है, एकदम पूरा उदास, एकदम बैठा उठा हुआ है, कोई दुनिया उनिया से उसको कोई मतलब नहीं है। उसका क्या हुआ? तो भैया उसका नोरडरेनालिन लेवल जो है वो गिर गया है। तो जैसे नोरडरेनालिन लेवल गिरेगा, इंसान का मूड जो है वो चेंज कर जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, हटाओ छोड़ा हटाओ ये सब कुछ नहीं है, तो उसका मूड चेंज हो गया। इंसान जो है वो सफ़र कर रहा है डिप्रेशन से, माने वो डिप्रेशन में चला गया, एकदम सदमे में चला गया, पूरा डिप्रेशन में, घर में कहीं किनारे बैठा हुआ रहेगा, पूरा टेंशन में रहेगा, पूरा डिप्रेशन में रहेगा, ठीक है। तो नोरडरेनालिन का काम था कि मूड चेंज करता है। किसी भी तरीके से अगर नोरडरेनालिन का मान लीजिए लेवल अगर गिर गया है या लो हो गया है, तो इंसान जो है वो सफ़र कर रहा है किससे? डिप्रेशन से, पूरा डिप्रेशन में आ गया। कोई उसको खाना वाना दे रहा है तो फेंक दे रहा है एकदम उठा करके, नहीं पूरा एकदम सदमा में, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। कितनों उसको समझा रहा है तो नहीं, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, वो अपना डिप्रेशन में बैठा हुआ है। तो अब उसको क्या है? उसको डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्या भैया तो इसको डिप्रेशन हो गया है, बड़ा इसको टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन में ही रहता है, कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम पूरा सदमे में है, इसका मूड एकदम ख़राब हो गया, ख़त्म हो चुका है एकदम। तो अब उसको डॉक्टर जो है वो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देगा कि भैया इसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स खिलाओ, तो इसका डिप्रेशन से ही बाहर आएगा, यानी डिप्रेशन से बाहर निकल करके आएगा। तो इसमें जो दवाइयाँ आती है उसको इप्रोनियाजिड और फिनेल्जाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इप्रोनियाजिड और क्या बोला जाता है? फिनेल्जाइन बोला जाता है। फिनेल्जाइन का दूसरा नाम नारडिल भी है। फिनेल्जाइन का दूसरा नाम क्या है? नारडिल भी है। तो आपने दो चीज़ पहले यहाँ पे समझ लिया। ट्रैंक्विलाइज़र का मतलब जितने भी दवाइयाँ आ रही, जितने भी ड्रग्स आएंगे, इस सब का सब जो है एक तरह का ट्रैंक्विलाइज़र है। एक तरह का क्या है बच्चों? ट्रैंक्विलाइज़र मानी टेंशन हटाने वाला, डिप्रेशन हटाने वाला, नींद का गोली हो, कुछ भी हो, सारा का सारा जो है ये ट्रैंक्विलाइज़र ही है। सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो ट्रैंक्विलाइज़र आपने समझ लिया कि स्ट्रेस चाहे कमज़ोर हो या भारी मेंटल डिजीज़ रहे, उसको ट्रैंक्विलाइज़र ठीक करता है। नोरडरेनालिन हार्मोन है जो कि इंसान का मूड चेंज करता है। अगर किसी कारण से नोरडरेनालिन मान लीजिए लो हो गया तो इंसान सफ़र करेगा, यानी पीड़ित हो जाएगा किससे? डिप्रेशन से। उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दिया जाएगा जिसको इप्रोनियाजिड और क्या बोला जाता है? फिनेल्जाइन बोला जाता है। तो ये तो ड्रग्स है, मानी तो दवाई की बात हो रही है बच्चों। तो दवा है, ड्रग्स है जो उपचार करती है, डॉक्टर को दिखाते हैं तो हम लोग ठीक होते हैं इससे। अब जैसे मान लीजिए इंसान जो है वो सिगरेट है, बीड़ी है, खैनी है, गांजा है, इस सब का यूज़ करता है, तो ये भी मान ये सब भी एक तरह का मूड चेंजिंग है। आपने देखा होगा, मान लीजिए कि कोई मान लीजिए गांजा उंजा पी रहा है, तो पीने के बाद उसका जो मूड जो है वो चेंज हो जाएगा, खाली हंसते रहेगा, तो हंसते हंसते माने वो अपने पागल हो जाएगा हंसते हंसते, तो उसका मूड जो है वो चेंज हो गया है। काहे भैया चेंज हो गया? तो गांजा क्या किया? गांजा जो है उसके दिमाग के अंदर, यानी उसके बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ा दिया है? नोरडरेनालिन का लेवल बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कितना कोई उदास बैठा हुआ है, उसको खैनी अगर खिला दिया तो पूरा एकदम वो अपना मूड में आ जाएगा, एकदम मूड में उछलने लगेगा। मान लीजिए किसी को सिगरेट पिया है तो एकदम मूड में एकदम चलने लगेगा। तो आखिर है क्या ये सब? तो ये सब जो है माने मूड चेंजर है। इंसान का मूड जो है माने दूसरे दुनिया में लेकर के चला जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा, अंदर से उसको खुशी लगेगा, पूरा एकदम अंदर से वो खुश रहेगा, उसका मूड चेंज हो गया। तो हुआ क्या था उसका? अब जैसे मान लीजिए किसी को आदत हो गया है, तो जैसे क्या है, जैसे इसका जब आदत हो गया, लत लग गया है ट्रैंक्विलाइज़र लेने का, तो उसका हर दिन सुबह उठेगा तो नोरडरेनालिन का लेवल जो है वो गिरा हुआ रहेगा।
अब उसको भैया सिगरेट दीजिए, जैसे सिगरेट देंगे तो उसका नोराड्रेनालिन जो है वो बढ़ जाएगा तो फिर एकदम एक्टिव हो जाएगा, मूड जो है उसका चेंज हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा अंदर से कि हाँ ठीक लग रहा है अब। तो जिस किसी को मान लीजिए खैनी खाने का आदत है तो उसको खैनी नहीं दीजिएगा तो उसको देखिए एकदम उदास एकदम बैठे हुए रहेगा, उसका मूड एकदम माने कहेगा कि नहीं हम डिप्रेशन में। उसको खिला दीजिए बना करके तो ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो काहे ऐसा हुआ, क्या है कि उसका नोराड्रेनालिन का लेवल जो है वो गिर गया था, वो अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया इसको लेने से। तो वही ट्रैंक्विलाइजर जो है वो इंसान के बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ाता है, नोराड्रेनालिन का। इसीलिए ये जो है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में आते हैं। तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में आपने समझ लिया कि एक इप्रोनियाजिड है और एक क्या है, फिनेल्जाइन है। एक इप्रोनियाजिड और एक क्या है बच्चों, फिनेल्जाइन है। अगला जो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, क्लोरडाइएज़ोप ऑक्साइड यानी क्लोरडाइएज़ोप ऑक्साइड और एक मेप्रोबामेट है, यानी ये दो ड्रग्स का नाम है, दवाई का नाम है। इनका काम है भैया ये टेंशन से मुक्त कराता है यानी रिलीफ देता है। तो टेंशन से जो रिलीफ देता है उस दवा को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्लोरडाइएज़ोप ऑक्साइड और दूसरा नाम है मेप्रोबामेट। इसका काम है कि वो टेंशन से आपको छुटकारा दे देगा। माने बहुत टेंशन है आपको किसी चीज़ का तो वो टेंशन में रह रहा है। अब जैसे मान लीजिए सोचते सोचते इंसान को हाइपर टेंशन हो गया। मान लीजिए किसी की औरत भाग गई है और वो बेचारा टेंशन में एकदम बैठा हुआ है, सोचते वो टेंशन से कहाँ चला गया, हाइपर टेंशन से एकदम पूरा सोया हुआ है, कोई उसका दिमाग में काम नहीं कर रहा है, तो हाइपर टेंशन हो गया है। अब भैया हाइपर टेंशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो पागल हो जाएगा वो धीरे धीरे। तो उसको जो ड्रग्स दिया जाएगा उसका नाम है इक्वेनॉल। क्या नाम है, इक्वेनॉल है। तो बड़ा सीवियर केस में ये सब बीमारी होता है, कुछ ऐसा घटना घट गया किसी के साथ तो बेचारा हाइपर टेंशन में चला गया। बच्चों बारबिट्यूरिक एसिड होता है, जैसे एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड है, तो बारबिट्यूरिक एसिड से कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल करके आता है और उस प्रोडक्ट में जैसे होता है वीरोनल है, अमाइटल है, निम्बुटल है, लुमिनल है और सिकोनल है। तो ये सब जो है कहाँ से निकल, हाइपर टेंशन के लिए इक्वेनॉल है, याद रहे। और टेंशन के लिए आपका क्लोरडाइएज़ोप ऑक्साइड और मेप्रोबामेट है। और इप्रोनियाजिड और नाडिल जो है ये एंटी डिप्रेशन। तो एंटी डिप्रेशन अलग हो गया, डिप्रेशन अलग हो गया आपका, और हाइपर टेंशन अलग हो गया, हाइपर टेंशन अलग हो गया। और ये जो दवा निकल करके आ रहा है ये बारबिट्यूरिक एसिड से निकल के आ रहा है। ये जो इतना सारा विष का मतलब जैसे, विष का मतलब क्या है, जैसे में ये इतना सारा दवा आ रहा है। तो इन सारे दवाओं का काम है ये हाइप्नोटिक होता है यानी स्लीप प्रोड्यूसिंग। मान लीजिए किसी को रात भर नींद नहीं आ रहा है, जैसे एग्जाम के टाइम में नींद नहीं आता है, वो एक अलग बात हो गया। और किसी को मान लो नींद वाला बीमारी है कि रात भर दम आँख खोल करके वो सोया हुआ है, तो उसको नींद नहीं आ रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि सर इसको नींद नहीं आ रहा है, इसको नींद वाला गोली दीजिए। तो जितना भी नींद वाला गोली आता है, अब मान लीजिए एक गोली के 10 गोली खाया तो सोया का सोया रह गया, तो उसको नींद का गोली दिया गया। तो नींद का गोली जो आता है वो बारबिट्यूरिक एसिड से, कहाँ से आता है, बारबिट्यूरिक एसिड से। तो उसको एक गोली खिलाइएगा तो अच्छा लगेगा, नींद आएगा। तो इसका क्या है, माने धीरे धीरे लत लग जाता है। एक गोली खाया तो अगला दिन भी नींद नहीं आएगा, तो अब गोली पर डिपेंड हो गया है, एक गोली खाएगा, 2 गोली खाएगा, इसी तरीके से वो चलते रहेगा माने पूरा। तो इस दवाई को रेगुलर नहीं लेना चाहिए, कुछ दिनों तक लेकर के छोड़ देना चाहिए। जब बीमारी ठीक हो जाए, तो ये सब एक तरह का बीमारी ही है, जब ठीक हो जाए तो इसे छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी जो नींद वाली जो दवाइयाँ हैं ये कहाँ से आती है, बारबिट्यूरिक एसिड से। कहाँ से आती हैं, बारबिट्यूरिक। कुछ और जो ट्रैंक्विलाइजर है उसमें वेलियम और सीरोटोनिन है, वेलियम और क्या है, सीरोटोनिन है, ठीक है। तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है आपने न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के अंदर पढ़ा, जिसके अंदर ट्रैंक्विलाइजर आता है। तो आई होप बच्चों आपने ट्रैंक्विलाइजर पूरा समझ लिया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्लास ऑफ ड्रग्स में हम लोग जाने वाले हैं, यानी एंटासिड्स, ये सबसे बात, एनाल्जेसिक, ये सब पे बात होने वाली। 3 हो गया है आपका, एंटासिड्स हो गया है, एंटी हिस्टामाइन भी हो गया है, और न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में यानी ट्रैंक्विलाइजर भी हो गया है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ट्रैंक्विलाइजर पे बात हो गया है बच्चों। अब हम लोग चौथे क्लास ऑफ ड्रग्स पे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है एनाल्जेसिक। क्या नाम है, एनाल्जेसिक। चलिए ठीक है, एनाल्जेसिक। आइए एनाल्जेसिक पहले समझते हैं कि क्या है भैया। तो एनाल्जेसिक का मतलब है कि वैसा जो ड्रग्स जो पेन को घटाता है, यानी दर्द घटाता है। तो दर्द घटाने वाली जो गोलियां हैं वो मतलब जिस क्लास ऑफ ड्रग्स में जाती हैं उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एनाल्जेसिक कहा जाता है। तो बहुत सारी दवा जो है हम लोग यूज़ करते हैं जो रिड्यूस पेन करता है, यानी पेन को घटाता है। तो पेन को घटाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक का। किसका यूज़ किया जाता है बच्चों, एनाल्जेसिक का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर एनाल्जेसिक पेन रिड्यूस कर रहा है, मान लीजिए कोई एनाल्जेसिक लिया, माने दर्द पेन रिलीफ के लिए गोली ले रहा है,
विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट, यानी ऐसी गोली, ऐसी जो दवा जो इम्पेयरमेंट ना करे। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? इम्पेयरमेंट का मतलब क्या, मान लीजिए दायां कान से ज़्यादा सुनने लगे, कम बायां कान से कम सुनने लगे, तो ऐसा ना हो कि गोली खाया तो दायां कान से ज़्यादा सुनाई दे रहा है, इससे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, इससे कम सुनाई दे रहा है, तो इसको इम्पेयरमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इम्पेयरमेंट। मान लीजिए दायां पैर चल रहे हैं तो दायां पैर ज़्यादा आगे जा रहा है, बायां पैर कम आगे जा रहा है, तो माने ये अगर कोऑर्डिनेशन अगर बिगड़ गया तो इसको इम्पेयरमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। कोई भी इस गोली को लेने के बाद, यानी एनाल्जेसिक को लेने के बाद कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हो गया? माने दिमाग जो है उसका सुन्न हो गया, एकदम दिमाग जो है बैठ गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि दायां पैर आगे बढ़ाएं कि बायां पैर आगे बढ़ाएं। तो ऐसा होता है क्या, वो माने कन्फ्यूज़न में है कि कौन सा पैर को पहले आगे ले जाना है। अब मान लीजिए उसके हाथ में मान लीजिए कोई चीज़ दिया, उठाने के लिए कहिएगा, तब सोचेगा कि दायां हाथ से उठाएं कि बायां हाथ से उठाएं। इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। मेंटल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भैया। मेंटल कन्फ्यूज़न यानी दिमाग जो है वो कन्फ्यूज़ है, दिमाग कन्फ्यूज़ है, माने वो सोच रहा है कि जाएं कि नहीं जाएं, बैठें कि नहीं बैठें, खाना दीजिएगा तो खाएं कि नहीं खाएं, और कुछ लिखने के लिए बोलिए तो लिखें कि नहीं लिखें, लिखें कि नहीं लिखें, एग्ज़ाम दें कि नहीं दें। तो ये सब मेंटल कन्फ्यूज़न है। अगर ये सब नहीं होना चाहिए अगर आप एनाल्जेसिक ले रहे हैं। इनकोऑर्डिनेशन आपको मैंने समझाया वही है, इम्पेयरमेंट और इनकोऑर्डिनेशन एक ही चीज़ है। पैरालिसिस नहीं होना चाहिए भैया, यानी पैरालिसिस अगर हो गया तो ये दवा जो है एनाल्जेसिक में नहीं जाएगा। तो कोई भी पैरालिसिस नहीं होना चाहिए, या कोई भी नर्वस सिस्टम का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, दिमाग से संबंधित कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तब अगर दर्द घटाता है यानी पेन से मुक्त कराता है, तब उस गोली को क्या बोला जाएगा? एनाल्जेसिक। क्या बोला जाएगा? एनाल्जेसिक बोला जाएगा। तो आप समझ गए हैं पहले कि एनाल्जेसिक का मतलब है कि पेन रिलीफ करेगा। पेन क्या करेगा? रिलीफ करेगा। इनकोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, इम्पेयरमेंट नहीं होना चाहिए, पैरालिसिस नहीं होना चाहिए, मेंटल से संबंधित कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तब जो ड्रग्स जिस क्लास में जाता है उसका नाम क्या कहलाता है बच्चों? एनाल्जेसिक कहलाता है। अब एनाल्जेसिक के अंदर दो तरह की ड्रग्स आती है दुनिया में, मतलब एनाल्जेसिक। अच्छा, एनाल्जेसिक क्यों लेते हैं वो समझ में आना है। पेन से राहत पाने के लिए, पेन से रिलीफ करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक का यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है नॉन नार्कोटिक और एक होता है नार्कोटिक। एनाल्जेसिक कितने तरह का होता है बच्चों? दो तरह का। कौन कौन होता है? एक नॉन नार्कोटिक और एक कैसा होता है? नार्कोटिक होता है। नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या है कि जिसको लेने से लत ना लगे, आदत ना बने, और नार्कोटिक का मतलब कि जिसको लेने से आदत बन जाए, आदत बन जाए, आदत बन जाए। मान लीजिए किसी को सर दर्द हो रहा है तो वो चाय ले रहा है, चाय यूज़ करता है, तो उसको चाय पीने का जब जब सर दर्द करेगा तो मान लीजिए वो चाय ले रहा है, तो इसको आदत हो गया, लत लग गया है। तो एक तरफ नॉन नार्कोटिक है और एक तरफ क्या है? नार्कोटिक है। तो दो तरह का एनाल्जेसिक हो गया, नॉन नार्कोटिक और क्या है? नार्कोटिक है। एनाल्जेसिक नॉन नार्कोटिक रहे चाहे नार्कोटिक रहे, एनाल्जेसिक का काम ही है बच्चों पेन रिलीफ कराना, पेन से माने मुक्त कराना, पेन को रिड्यूस करना या कम करना। तो नॉन नार्कोटिक में, यानी नॉन नार्कोटिक का मतलब क्या है कि जिसका लत नहीं लगेगा, जिसकी आदत नहीं लगेगी। तो इसमें सबसे पहला आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, एस्पिरिन डिस्प्रिन का आपने ऐड देखा होगा, तो एस्पिरिन ही है जिसको डिस्प्रिन लिखता है। तो पानी में डाल करके पीता है तो सर दर्द से उसका माने छुट्टी हो जाता है, मुक्ति हो जाता है, तो पेन से उसको राहत मिलता है, उसको एस्पिरिन बोला जाता है। तो एस्पिरिन का जो केमिकल नाम है इसको याद करके जाना है, 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। क्या नाम है बच्चों? 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। किसको बोला जाता है? एस्पिरिन को। आपने पैरासीटामोल तो सुना ही होगा। यहाँ तो माने अपने देश में सबसे ज़्यादा जो गोली यूज़ होता है या कहीं भी यूज़ होता है पैरासीटामोल, ऐसे तो हम लोग यूज़ करते ही हैं। ये माने यहाँ तो हर इंसान पहले से ही डॉक्टर बना हुआ है, वो अपना उपचार पहले खुद ही कर लेता है, डॉक्टर के पास बाद में जाता है, और जाने के बाद बोले कि हम पैरासीटामोल लेकर के आए हैं, पहले माने खा करके आए हैं पहले से, तो कुछ भी बीमारी रहे पहले पैरासीटामोल खा लेगा वो। तो पैरासीटामोल जो है तो एक एस्पिरिन है और दूसरा क्या है? पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल का नाम है 2-एसिटामाइडोफिनॉल। क्या नाम है बच्चों? 2-एसिटामाइडोफिनॉल।
तो ये पॉपुलर नॉन नार्कोटिक है। अब समझना है बात को कि जैसे पैरासीटामोल है, इसका तो एक काम है कि पेन रिड्यूस करेगा। पेन क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। फीवर में भी हम लोग यूज़ करें, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो पहले याद रखें, नॉन नार्कोटिक में जो मेन आता है, जो पॉपुलर है एकदम, माने सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसका लत नहीं लगेगा, तो एक एस्पिरिन और एक क्या है? पैरासीटामोल है। तो ये दोनों का दोनों जो है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब पेन हटाने वाला, नॉन नार्कोटिक माने लत नहीं लगेगा। और भी इसमें दवाई आती है, जैसे कुछ इंजेक्शन आता है, जैसे नोवेल्गिन का इंजेक्शन दिया आता है, ब्यूटाजोलिडीन है, सुगेनरिल है, सेरिडॉन है, सेरिडॉन का नाम भी आपने सुना है, एनासिन है। तो ये सारी के सारी जो ड्रग्स हैं, ये सब का सब नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में जा रहा है। लेकिन इस सब में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो एस्पिरिन है, और दूसरा क्या है? पैरासीटामोल। इसका केमिकल नाम भी आपको याद रखना है कि एस्पिरिन को 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड और पैरासीटामोल को 2-एसिटामाइडोफिनॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है क्या है? ये ड्रग्स का काम जो है ये काफ़ी इफेक्टिव होता है इन रिलीविंग स्केलेटल पेन, माने जो जॉइंट से संबंधित जो पेन होता है। मान लो कोई खिलाड़ी है, एथलीट है, तो या अर्थराइटिक से जो पेन होता है, जो जॉइंट में यानी हड्डी के जोड़ में जो दर्द होता है, उसको स्केलेटल पेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलेटल पेन। तो स्केलेटल पेन के लिए इन दवाओं का यूज़ किया जाता है। तो दूसरा बात, तो ये दवा जो है स्केलेटल पेन से छुटकारा देने के साथ साथ ये दवाएँ भी यूज़ होती हैं एंटीपायरेटिक के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एंटीपायरेटिक के फॉर्म में। दो बात है, समझना है। एनाल्जेसिक का मेन यूज़ है पेन से रिलीफ कराना। तो जो नॉन नार्कोटिक में एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, और भी कई सारी ड्रग्स हैं। तो ये पॉपुलर है ये दोनों, बाकी सब का सब जो है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। तो इनका मेन काम तो है, ठीक है, स्केलेटल पेन से भी छुटकारा दिलाता है, यानी रिलीफ दिलाता है। साथ साथ ये दवाएं जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्या है? ये एंटीपायरेटिक में भी यूज़ होता है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या है कि फीवर के दौरान बॉडी टेम्परेचर को लो करना। फीवर के दौरान बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं बच्चों? एंटीपायरेटिक का हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब इन्हीं दवाओं का यूज़ बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए किया जाता है, तो ये दवा का नाम चेंज हो जाता है, ये चली जाती है एंटीपायरेटिक के केस में। किस में चला जाता है? एंटीपायरेटिक के केस में। तो जब तक ये ड्रग्स एनाल्जेसिक रहा तब तक पेन रिलीफ कराता। पेन रिलीफ के साथ साथ ये फीवर में, माने हाई फीवर में बॉडी टेम्परेचर को भी लो करता है। तो इन दवाओं को साथ में एंटीपायरेटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एंटीपायरेटिक भी कहा जाता है। तो हम लोग एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल का जनरल यूज़ करते हैं। तो इसका काम है एक तो बॉडी टेम्परेचर को लो करना, और दूसरा पेन से हमें रिलीफ कराता है। आइए दूसरी जो है उसका नाम है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। और नार्कोटिक एनाल्जेसिक का मतलब इसे लेने से, अगर मान लीजिए कोई इसका सेवन लगातार कर रहा है तो उसे लत लग जाएगा, उसे आदत लग जाएगा नार्कोटिक एनाल्जेसिक का, कि मेरा पेन रिलीव होगा तो इसी को लेने से होगा। माने उसको आदत बन जाएगा कि अच्छा ये दवा हम लेंगे, ये ड्रग्स अगर ये वाला हम लेंगे तो हमारा पेन जो है वो रिलीव हो जाएगा। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है स्मॉल क्वांटिटी में दिया जाता है। भैया इसको लार्ज क्वांटिटी में नहीं दे सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में देना होगा। इसका काम है रिलीविंग पेन, क्योंकि एनाल्जेसिक का काम ही है पेन से रिलीव कराना, और पेन से रिलीफ करा के धीरे धीरे नींद लाता है, यानी स्लीप लाता है, धीरे धीरे एकदम सुला देगा। तो इन दवा को बोला जाता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक। क्या बोला जाता है बच्चों? नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो कैसा देना पड़ेगा? स्मॉल डोज में देना पड़ेगा। लेकिन अगर लार्ज डोज में अगर दे दिया, किसको? नार्कोटिक एनाल्जेसिक को अगर लार्ज डोज में दे दिया तो ये लेजीनेस है, इंसान जो है माने लेजी हो जाएगा। अब माने कोई काम धंधा वो नहीं करेगा, बैठा रहेगा, इसी लेजी हो जाएगा। धीरे धीरे हो सकता है वो कोमा में भी चला जाए। किस में चला जाए? कोमा में भी चला जाए। हो सकता है उसका बदन हाथ अकड़ने लगे, उसको कन्वल्सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्वल्सन बोला जाता है। और हो सकता है माने कोमा में जाते जाते धीरे धीरे वो डेथ की तरफ भी चला जाएगा, यानी मौत भी हो सकती है। तो अगर इन दवाओं का सेवन अगर लार्ज डोज में अगर कर लिया जाए तो लेजीनेस एकदम पक्का है कि तो होगा ही, लेजीनेस तो होगा, एकदम सुस्त पड़ जाएगा इंसान, कोई काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा, धीरे धीरे कोमा में चला जाएगा, एकदम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। कन्वल्सन है, फाइनली क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है। जो नार्कोटिक्स जो ड्रग्स है ये कहाँ से आता है भैया? ओपियम से आता है। ओपियम का मतलब अफीम। ओपियम माने क्या है? अफीम है। तो ओपियम से ये निकल करके आता है, और यहाँ 3 तरह का मेन ड्रग्स है, आपने नाम भी सुना होगा, मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन है। कौन कौन है? मॉर्फिन, कोडीन और कौन है? हीरोइन है। तो मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन जो है इन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, और एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो है उन नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है। तो नार्कोटिक में कौन कौन है? तो मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन।
तो इसको स्मॉल अमाउंट में अगर लिया जाए तो बहुत अच्छा, माने बहुत अच्छा जो है ये पेन रिलीफ कराता है, धीरे धीरे नींद ला देगा। लेकिन लार्ज क्वांटिटी में ले जाइएगा, माने कोई अगर ले रहा है तो उसमें लेजीनेस आ सकता है, कोमा हो सकता है, कन्वल्सन हो सकता है, और लास्ट में फाइनली कहाँ तक जा सकता है, डेथ तक जा सकता है। दोस्तों ये इतनी अच्छी माने बच्चों ये दवा है कि इसका यूज़ किया जाता है कार्डियक पेन से। देखो 3 तरह का जो पेन है वो पेन एकदम बर्दाश्त से बाहर का पेन होता है। एक तो कार्डियक पेन यानी हार्ट से संबंधित पेन, दूसरा पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर है, माने अगर कैंसर लास्ट स्टेज में किसी को है तो जो पेन है वो बर्दाश्त करने लायक पेन नहीं होता है, उसको पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर। और एक चाइल्ड बर्थ है यानी बच्चा जो पैदा होता है वो पेन। तो 3 तरह का पेन है, कार्डियक पेन हो गया, पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर हो गया और चाइल्ड बर्थ। इस पेन को ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, नार्कोटिक एनाल्जेसिक का। और नॉर्मल जो पेन है, सर दर्द, बदन दर्द है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक का। तो आई होप आप एनाल्जेसिक पूरा का पूरा समझ गए होंगे। तो ये आपका चौथा टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, चौथा क्लास ऑफ ड्रग्स है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको एंटासिड्स पढ़ाया, एंटासिड्स के बाद मैंने आपको एंटी हिस्टामाइंस पढ़ाया, इसके पहले अभी आपने ट्रैंक्विलाइजर पढ़ा है, बड़ा अच्छा टॉपिक था। ये भी एक अच्छा बात था जिसको हम लोग एनाल्जेसिक पढ़ रहे थे। तो एनाल्जेसिक आपका कंप्लीट हुआ, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब बात करते हैं अगले क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में, जिसका नाम है बच्चों एंटी माइक्रोबियल्स। यहाँ से तो आपके सवाल आते ही हैं। यहाँ एंटी माइक्रोबियल्स एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जिसमें 3 तरह का मतलब केस आता है, एक एंटीबायोटिक का, एंटीसेप्टिक का और एक आता है बच्चों डिसइंफेक्टेंट्स का। सिर्फ आपको समझना है, समझ करके बात को याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो 3 तरह का यहाँ पर केस आएगा, एक एंटीसेप्टिक का आएगा, एंटीबायोटिक आएगा और किसका आएगा, डिसइंफेक्टेंट का आएगा। तो चलिए एंटी माइक्रोबियल्स में सबसे पहला जो बात करते हैं बच्चों वो एंटीबायोटिक पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, एंटीबायोटिक पे बात करते हैं। क्या कहानी है ज़रा ये समझिएगा। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि सूक्ष्म जीव है, बड़ा छोटा छोटा जीव होता है, जैसे बैक्टीरिया है ये सारा का सारा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही अगर मारता है तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है बच्चों एंटीबायोटिक्स। क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक। आपने नाम सुना है। तो एंटीबायोटिक आता कहाँ से है, तो भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है। और मारता भी किसे है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर मार रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक। तो एक चीज़ पहले याद रखना है, एंटीबायोटिक का डेफिनेशन याद करके जाना है। एंटीबायोटिक पूछे, एंटीसेप्टिक पूछे या डिसइंफेक्टेंट पूछे, तीनों में एक ही डेफिनेशन लिख करके आना है। कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग डेफिनेशन लिखने का, माने काम तीनों का एक ही है, फंक्शन काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, काम वही है तीनों का, कि तीनों का काम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा। तो अगर एंटीबायोटिक पूछा तो ये डेफिनेशन लिखना है, एंटीसेप्टिक भी पूछेगा तो यही डेफिनेशन लिखना है, और डिसइंफेक्टेंट भी अगर पूछेगा तो बच्चों यही डेफिनेशन हमको लिखना है। माने एक बार अगर याद कर लोगे तो तीनों जगह पे डेफिनेशन आपका काम करेगा, डरना नहीं है। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो है जो प्रोड्यूस होता है या लाया जाता है लिविंग सेल से, कहाँ से, जिंदा सेल से लाया जाता है, और जिसका काम है इनहिबिट का मतलब मार देना, डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद कर देना, इनहिबिट माने रोकना भी होता है। किसको भैया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग सेल से आता है, तो लिविंग सेल से आने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाला जो केमिकल सब्सटेंस है उसका नाम क्या कहलाता है बच्चों, एंटीबायोटिक। क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक। यानी सूक्ष्म जीवों को मारने वाला जो कंपाउंड है उसे हम लोग एंटीबायोटिक नाम से जानते हैं। तो एंटीबायोटिक का डेफिनेशन आप समझ गए हैं कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कहाँ से आया है भैया, लिविंग सेल से आया है, जो रोकता है या डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसी को क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है। दुनिया में जो पहला एंटीबायोटिक बना था उसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था 1929 में, याद रहे। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाया था बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब बनाया था, 1929 में बनाया था। कहाँ से बनाया था, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। बैक्टीरिया का नाम बोलो क्या है, पेनिसिलियम नोटाटम। और उससे जो एंटीबायोटिक दुनिया में पहली बार तैयार हुआ था उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है बच्चों, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है ये अपना पहला एंटीबायोटिक था जिसको किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कौन से बैक्टीरिया से बनाया था, तो पेनिसिलियम नोटाटम से बनाया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था 1929 में।
तो ये पेनिसिलिन का आज हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए भैया? तो निमोनिया के लिए। निमोनिया का मतलब क्या है कि फेफड़ों से संबंधित जो बीमारी होती है, इसमें फेफड़ा जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उससे उसी के संबंधित जो बीमारी होती है, सांस लेने में तकलीफ भी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निमोनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें कभी माने फ्लूइड भी भर जाता है फेफड़ा में, ऐसा भी होता है। उसके बाद ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है? ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फ्लू के कारण जो सर्दी या खांसी होता है उसे हम लोग ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद सोर थ्रोट है। सोर थ्रोट का मतलब गले में जो खराश आता है, गले में खराश, गले में खींच आपने सुना होगा। और एब्सिसिस का मतलब होता है फोड़ा। तो एब्सिसिस का मतलब फोड़ा है, सोर थ्रोट यानी गले में खराश है, ब्रोंकाइटिस है या निमोनिया है, इन सब का उपचार करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेनिसिलिन का। किसका यूज़ करते हैं? पेनिसिलिन का। भैया पेनिसिलिन कहाँ से बनाया गया? तो ये सारा चीज़ याद करके जाना है आपको, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का। तो पेनिसिलिन जो निकाला गया था वो पेनिसिलियम नोटाटम से निकाला गया था। और किसने निकाला था बच्चों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था। कब निकाला था? 1929 में। नेचुरल जो पेनिसिलिन है उसका जो फॉर्मूला है वो C9H11O4 SN2R। SN2R सल्फर नाइट्रोजन, R माने अल्काइल ग्रुप है। तो याद रहे, नेचुरल जो पेनिसिलिन है उसका फॉर्मूला है C9H11O4 SN2R। अच्छा, इस शॉर्ट मैंने लिखा पेनिसिलिन जी जो है वो मोस्ट कॉमन पेनिसिलिन है, यानी दुनिया में सबसे जो कॉमन पेनिसिलिन यूज होता है उसका नाम है बच्चों पेनिसिलिन जी। क्या नाम है? पेनिसिलिन जी। उसके बाद दो चीज़ मैंने यहाँ लिखा, BSA और NSA लिखा है, आपको फुल फॉर्म कॉपी में अपने नोट कर लेना है। इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड BROAD ब्रॉड, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आपको इसका माने फुल फॉर्म नोट कर लेना है। तो ब्रॉड का मतलब क्या? बहुत बड़ा एरिया में, बहुत बड़ा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि वैसा एंटीबायोटिक जो, अच्छा, दो तरह का माने बैक्टीरिया का यहाँ पे केस हमको लेना है। एक कहलाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के दो प्रजाति हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक क्या है? ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के वाइड रेंज ऑफ वेराइटी को जो मारने का क्षमता रखता है उसे हम लोग BSA बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? BSA। BSA का मतलब क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लार्ज वेराइटी को मारता है, यानी बहुत सारे वेराइटी को अगर मार रहा है तो किस में चला जाएगा बच्चों? BSA में चला जाएगा। और जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के लिए इफेक्टिव है, माने कारगर है कि हाँ भैया चलो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को मार सकता है, उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसको बोला जाता है NSA। क्या बोला जाता है बच्चों? NSA बोला जाता है। तो आपने एंटीबायोटिक का पहले डेफिनेशन समझा। पहला एंटीबायोटिक किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। कहाँ से निकाला था बच्चों? पेनिसिलियम नोटाटम से निकाला था। उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। किस लिए यूज़ करते हैं? निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सोर थ्रोट, इसके लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन का फॉर्मूला है C9H11O4 SN2R। सबसे कॉमन जो पेनिसिलिन हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है पेनिसिलिन जी। अब दो तरह का एंटीबायोटिक है, एक BSA और एक क्या है? NSA। तो BSA जो है वो वाइड रेंज माने बहुत बड़े रेंज में, बहुत बड़े पैमाने में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है यानी मारता है। और BSA का एग्जाम्पल है एम्पीसिलिन और अमोक्सिसिलिन। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? एम्पीसिलिन और अमोक्सिसिलिन। तो सिलिन अगर कहीं भी अगर दवा में अगर लिखा हुआ रहे तो लास्ट में अगर सिलिन अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि ये एंटीबायोटिक जो है वो किस में जा रहा है? BSA में। किस में जा रहा है बच्चों? BSA में जा रहा है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि एंटीबायोटिक BSA है कि NSA है? तो BSA का पहचान है कि उसमें क्या रहेगा, माने सिलिन लगा हुआ रहेगा, समझ जाना है। NSA जो है वो इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, माने कारगर है इनके विरुद्ध, यानी काम करता है ये NSA। और इसका एग्जाम्पल बस एक है जिसको पेनिसिलिन जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पेनिसिलिन जी के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरामफेनिकॉल यहाँ पर लिखा है। क्लोरामफेनिकॉल जो है वो एक तरह का BSA है। एक तरह का क्या है? BSA है, माने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एक एग्जांपल आया है, क्लोरामफेनिकॉल है। माने जैसे मान लीजिए बहुत हाई फीवर है किसी को, जैसे मान लीजिए मलेरिया में जब हम लोग दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर दवा लिखता है, उसमें एक तो फेनिकॉल करके जब दवा आता है तो समझना है क्लोरामफेनिकॉल जब लिखता है, माने फेनिकॉल वाला दवा लिखता ही है डॉक्टर, तो वो जो है वो BSA में चला जाता है, ब्रॉड
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में चला जाता है। यानी क्लोरामफेनिकॉल भी जो है ये एंटीबायोटिक है और कैसा है बच्चों, BSA है। तो इसका काम है टाइफाइड को ठीक करना, डिसेंट्री को ठीक करना। डिसेंट्री का मतलब क्या है, मान लीजिए माने इंटेस्टाइन में यानी आंत में मान लीजिए मरोड़ा हो रहा है, मरोड़ रहा है यानी ऐठन हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्री बोला जाता है। एक्यूट फीवर का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, हाई फीवर जिसको बोलते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन है यानी पेशाब से संबंधित अगर बीमारी है तो वो है। मेनिंजाइटिस हो गया यानी ब्रेन से संबंधित है, और निमोनिया है। तो इन सब को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है क्लोरामफेनिकॉल का। किसका यूज़ किया जाता है बच्चों, क्लोरामफेनिकॉल का। क्या है क्लोरामफेनिकॉल, तो ये एक तरह का BSA है। क्या है बच्चों, ये BSA है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे और भी नाम आया है। अब जैसे माइसिन, सीन भी आएगा, जैसे सिलिन तो ये भी एंटीबायोटिक है। सीन अगर रहेगा तो ये भी एंटीबायोटिक है। फेनिकॉल भी एंटीबायोटिक है। तो जैसे वैनकोमाइसिन है, ऑफ्लॉक्सासिन है, तो वैनकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन जो है ये भी किस में है, BSA में, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कुछ इंसान को बच्चों एलर्जी होता है पेनिसिलिन से, तो उन्हें दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जो है ये उनको दिया जाता है जिनको एलर्जी होता है पेनिसिलिन से। किससे एलर्जी होता है, पेनिसिलिन से। तो सबसे पहले तो आप एंटीबायोटिक तो समझ गए हैं कि एंटीबायोटिक क्या है, कैसे कैसे टाइप है, सारा मैंने समझा दिया है। एक बार फिर से आप बात को समझ लो। एंटीबायोटिक का मतलब वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कहाँ से आया है भैया, लिविंग सेल से, जो मारता किसे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। कहाँ से बनाया था, तो पेनिसिलियम नोटाटम से बनाया था। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन है। इसका यूज़ करते हैं सब बीमारी को ठीक करने के लिए। फॉर्मूला बताओ नेचुरल पेनिसिलिन का, C9H11O4SN2R है। सबसे कॉमन पेनिसिलिन कौन है बच्चों, तो पेनिसिलिन G होता है। अब एंटीबायोटिक को दो टाइप में बांटा गया, कौन कौन है, एक BSA और एक क्या है, NSA है। तो बड़े वेराइटी में अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव को कोई मार रहा है तो उसे BSA बोला जाता है, और अगर कारगर है उसके लिए तो उसे क्या बोला जाता है, NSA बोला जाता है। NSA का एग्जाम्पल याद रखना है, पेनिसिलिन G होता है, और BSA का एग्जाम्पल आपका एम्पीसिलिन और एमॉक्सीसिलिन होता है। क्लोरामफेनिकॉल भी क्या है, तो BSA है। वैनकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन भी क्या होता है, BSA होता है। अगर किसी इंसान को एलर्जी है पेनिसिलिन से तो उसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जो है वो दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अगला जो केस आता है अपना वो आता है एंटीसेप्टिक। आपने एंटीसेप्टिक क्रीम देखा होगा, एंटीसेप्टिक याद रहे। एंटीबायोटिक खाया जाता है, एंटीसेप्टिक लगाया जाता है। एंटीबायोटिक खाते हैं और एंटीसेप्टिक लगाते हैं। एंटीसेप्टिक कभी खाया नहीं जाता, जैसे बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, तो एंटीसेप्टिक माने लगाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपको यही वाला लिखना है जो किस में लिखा गया है, एंटीबायोटिक में आपने लिखा है। तो एंटीसेप्टिक जो है इसको अप्लाई किया जाता है, माने लगाया जाता है लिविंग टिश्यू पे, यानी जिंदा टिश्यू पे। मरा हुआ इंसान पे थोड़े एंटीसेप्टिक काम करेगा। तो लिविंग टिश्यू पे यानी जिंदा टिश्यू पे हम लोग यूज़ करते हैं किसका, एंटीसेप्टिक का। अब इसमें एग्जांपल है फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन। एंटीसेप्टिक का आपका दो एग्जांपल पहले आ गया, फ्यूरासिन और क्या है बच्चों, सोफ्रामाइसिन है। डेटॉल जो है, डेटॉल का नाम आपने सुना है, सब ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, माने आया है सवाल कई तरीके से। तो डेटॉल भी एक एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है। तो ये डेटॉल में दो चीज़ का मिक्सचर होता है, क्लोरोक्सीलिनॉल और टर्पिनियोल। एकदम याद रहे, क्लोरोक्सीलिनॉल और टर्पिनियोल ये दोनों मिल करके क्या बनाता है बच्चों, डेटॉल बनाता है। तो एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं कहाँ, लगाने के लिए लिविंग टिश्यू पे। एग्जाम्पल बोलो तो फ्यूरासिन और क्या है भैया, सोफ्रामाइसिन है। डेटॉल जो है दो चीज़ का मिक्सचर है, किसका किसका, क्लोरोक्सीलिनॉल और अगला क्या है, टर्पिनियोल है। चलिए ठीक है, साबुन में यानी सोप में, जैसे आपने मार्गो साबुन देखा होगा या कोई नीम उम लिख करके अगर साबुन आता है तो उसमें कुछ एंटीसेप्टिक गुण माने डाल दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। तो साबुन में जो एंटीसेप्टिक ऐड करते हैं उसको बिथियोनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिथियोनॉल। तो बिथियोनॉल जो है उस सोप में यानी साबुन में डाला जाता है ताकि सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाए। सोप में क्या आ जाए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाए। तो डेटॉल में आप समझ गए हैं क्लोरोक्सीलिनॉल और क्या होता है, टर्पिनियोल। और साबुन में आपको पता चल गया क्या होता है, तो बिथियोनॉल, जो कि साबुन में डाला जाता है। याद रही, इंपॉर्टेंट बात है, ये सब याद रखना है कि आयोडीन जो है पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है।
आयोडीन जो है बच्चों पावरफुल क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो 2 से 3% अगर आयोडीन लिया जाए अल्कोहल और कहाँ, वाटर में, यानी अल्कोहल और पानी में 2 से 3% अगर आयोडीन मिलाते हो तो इस सॉल्यूशन को, माने जो सॉल्यूशन जो घोल बनेगा इसका नाम है आयोडीन टिंक्चर। क्या नाम है, आयोडीन टिंक्चर। पूछेगा आयोडीन टिंक्चर क्या है, तो जवाब देना है कि 2 से 3% आयोडीन अल्कोहल और वाटर में अगर रहेगा तो इस सॉल्यूशन का नाम कहलाएगा बच्चों आयोडीन टिंक्चर। तो भैया आयोडीन टिंक्चर का यूज़ कब किया जाता है, तो आयोडीन टिंक्चर का यूज़ करते हैं माने इसको ऊंड्स पे, यानी जो घाव जो दाना हो जाता है तो उस पर लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, आयोडीन टिंक्चर। इसके पानी से धो दिया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाए। अब यहाँ पे एक एसिड है जिसका नाम है बोरिक एसिड, यानी डाइल्यूट बोरिक एसिड। पानी में अगर घुला हुआ है तो ये वीक एंटीसेप्टिक है, किसके लिए, आँख के लिए। यानी कुछ लोग आँख को बोरिक एसिड के पानी से धोते हैं, तो बोरिक एसिड जो है ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, किसके लिए, आँख के लिए। तो आई होप आप एंटीसेप्टिक तो अभी समझ चुके हो कि क्या है। डेफिनेशन अगर पूछेगा तो एंटीबायोटिक वाला डेफिनेशन उठा करके रख देना है। फ़र्क है कि वो खाते हैं, लगाते हैं यहाँ से। डेटॉल जो है वो 2 चीज़ का मिक्सचर है बच्चों, क्लोरोक्सिलिनॉल और किसका, टर्पिनियोल का। साबुन में कौन सा एंटीसेप्टिक यूज़ होता है भैया, तो बिथियोनॉल यूज़ होता है। आयोडीन जो है वो पावरफुल एंटीसेप्टिक है। 2 से 3% आयोडीन अगर अल्कोहल और वाटर के साथ रहेगा तब एक जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम लोग आयोडीन टिंक्चर के नाम से जानते हैं। कहाँ लगाते हैं, तो ऊंट्स पे यानी घाव पे लगाया जाता है। बोरिक एसिड भी एक कमज़ोर एंटीसेप्टिक है और इसका यूज़ किया जाता है आँखों के लिए, किस लिए, आँखों के लिए। चलिए ठीक है, अगला जो है उसका नाम है बच्चों डिसइंफेक्टेंट्स। क्या नाम है, डिसइंफेक्टेंट। तो एक तो समझ रहे कि तो हम लोग खाते हैं, हमारे उपचार के लिए है। ये भी लगाते हैं, माने कहीं पे कट छंट गया तो एंटीसेप्टिक का यूज़ कर लिया। डिसइंफेक्टेंट क्या है, जैसे मान लीजिए पहले तो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन तो सेम आपको उठा कर लिख देना है, चलेगा ये। इसका जो यूज़ है, मेन यूज़ जो है स्टेरिलाइजेशन के लिए। किस लिए है, स्टेरिलाइजेशन के लिए। जैसे मान लीजिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना है तो उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको पहले स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी गर्म पानी में उसको खौलाया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट भी डाल दिया जाता है ताकि सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंस्ट्रूमेंट पर से वो मर जाए, ताकि ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई दिक्कत ना हो। तो इसका यूज़ जो होता है वो स्टेरिलाइजेशन के लिए होता है। अब स्टेरिलाइजेशन चाहे इंस्ट्रूमेंट का हो, कोई यंत्र का हो, चाहे बर्तन यानी यूटेंसिल्स माने बर्तन है, या कपड़ा है तो कपड़ा को भी स्टेराइल किया जाता है। और फ्लोर यानी जो फर्श है तो फर्श को भी स्टेराइल किया जाता है। हम लोग घर में जैसे फिनाइल यूज़ करते हैं तो फिनाइल जो है वो क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। फिनाइल से जैसे फ्लोर व्लोर साफ़ करने के लिए तो यूज़ किया जाता है, तो ये डिसइंफेक्टेंट है। जैसे हार्पिक यूज़ किया जाता है, तो हार्पिक क्या है, तो हार्पिक जो है वो डिसइंफेक्टेंट में चला गया। तो इनका भी काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, माने फ्लोर पर से या स्टेराइल करना, इस काम है यहाँ। तो 0.2% सॉल्यूशन अगर फिनॉल का रहेगा तो ये एंटीसेप्टिक है। क्या है ये, एंटीसेप्टिक। माने जितना कमज़ोर सॉल्यूशन रहेगा उसे लगाया जा सकता है, यानी एंटीसेप्टिक रहेगा। और अगर 1% सॉल्यूशन फिनॉल का हो गया, यानी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया, मजबूती स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, तो काम किसका करेगा, डिसइंफेक्टेंट। याद रहे कि डिसइंफेक्टेंट को ना तो खाते हैं ना तो लगाते हैं, ना तो खाते हैं ना तो लगाते हैं। ये सिर्फ यूज़ होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। सिर्फ किस लिए यूज़ होता है बच्चों, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग सबके घर में यूज़ हम लोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट का, तो इसका यूज़ किया जाता है। तो इस सारा का सारा जो चीज़ अभी आपने पढ़ा ये एंटी माइक्रोबियल्स के अंडर में आ रहा है। किसके अंडर में आ रहा है, एंटी माइक्रोबियल्स। तो एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर में 3 क्लास ऑफ ड्रग्स आया, एक एंटीबायोटिक आया, एक एंटीसेप्टिक आया और एक क्या आया है, डिसइंफेक्टेंट। तो मैंने आपको एंटीबायोटिक भी पढ़ा दिया, एंटीसेप्टिक भी समझा दिया और डिसइंफेक्टेंट भी पूरा का पूरा समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब बात करते हैं केमिकल्स इन फूड के बारे में, यानी थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स जो है वो कंप्लीट हो गया है बच्चों। हमने सारा क्लास ऑफ ड्रग्स आपको पढ़ा दिया और जो उधर लास्ट हुआ था वो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट पे बात हुआ है। सारा केस मैंने आपको समझा दिया है। अब ज़रा जानते हैं केमिकल्स इन फूड, यानी खाने में कौन कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो आइए सबसे पहला देखिए, इसमें माने 2 चीज़ है, 2 पार्ट आपको पढ़ना है। एक फूड कलर है और एक आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। और इसके बाद 2 टॉपिक और है जो केमिकल्स इन फूड के अंडर में ही आता है, उसके बाद इधर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो बात है उसका नाम है फूड कलर। सबसे पहला क्या है, फूड कलर।
तो सिंथेटिक डाई का मतलब जो इंसानों ने जो कलर बनाया है यानी खाना में डालने के लिए जो सिंथेटिक डाई है उसका नाम है टेट्राजीन। क्या नाम है बच्चों? टेट्राजीन है। तो टेट्राजीन जो है कलर है जो इंसानों ने बनाया है यानी फूड के लिए, यानी जो भी मार्केट में सामान बिकता है, कलरफुल सामान या खाना जो बिक रहा है उसमें जो इंसानों के द्वारा जो कलर डाला जाता है उसको टेट्राजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्राजीन बोला जाता है। टेट्राजीन जो है बच्चों ये कैंसर सस्पेक्ट है, यानी इस कलर से कैंसर भी हो सकता है। तो माने जो इंसानों ने जो कलर बनाया है उससे कैंसर भी हो सकता है, जिसमें क्या पाया जाता है? टेट्राजीन है। नेचुरल डाई यानी नेचुरल कलर जो है उसमें कैरामेल है, कैरोटीन है और सैफरॉन है। तो ये जो नेचुरल कलर होता है बिल्कुल सेफ होता है, तो उन्हीं प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए जिसमें नेचुरल कलर पाया जाता है, जिसमें कैरामेल यूज़ हुआ है, कैरोटीन यूज़ हुआ है, सैफरॉन यूज़ किया है। लेकिन इसका माने नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका यूज़ होता नहीं है, यानी जो भी मिलावट हो रहा है केमिकल्स इन फूड जो भी है तो उसमें सिंथेटिक डाई टेट्राजीन का ही लोग यूज़ कर ले रहे हैं, जो कि कैंसर सस्पेक्ट है, यानी उससे कैंसर हो सकता है। तो अपना बचाव हमें करना चाहिए। और ये माने जिस खाने में टेट्राजीन अगर लिखा हुआ है तो उसको यूज़ करने से बचना चाहिए, और नेचुरल कलर जो है उसका यूज़ हमें करना चाहिए। दूसरा जो है उसका नाम है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट का मतलब मीठा करने के लिए। हम जानते हैं बच्चों की चीनी जो है वो मीठा करने के लिए यूज़ होता है, मीठा के लिए यूज़ होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का मतलब वैसा स्वीटनिंग एजेंट, वैसा चीनी जिसको इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने जिसका निर्माण किया है। ठीक है, चलिए। तो एक तो चीनी जो है वो जो शुगर केन से आता है उसको हम लोग सुक्रोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? सुक्रोज के नाम से जानते हैं। नॉर्मल चीनी होता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या है? जैसे नेचुरल जो स्वीटनर है, जो सुक्रोज जो चीनी हम लोग खाते हैं तो नेचुरल चीनी है, और ये नेचुरल चीनी जो है ये हमारे खाने में कैलोरी ऐड करता है। क्या ऐड करता है? कैलोरी है। माने इसको लेने से बहुत सारे को शुगर का बीमारी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो नेचुरल जो स्वीटनर है उससे नुकसान होता है। माने चीनी खाना चाहिए, अपना लिमिट अमाउंट में लेना चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नेचुरल स्वीटनर जो है वो सुक्रोज है, वो कैलोरी ऐड करता है। तो लोग जो है, अच्छा, इससे हमारा दांत जो है टूथ डीके यानी दांत भी सड़ता है ज़्यादा अगर कोई यूज़ कर रहा है तो लोग जो है वो प्रीफर करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के। तो ये अच्छा है, इंसानों ने जो चीनी बनाया है वो बढ़िया है, यानी अच्छा चीनी है, इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे होटल में यूज़ किया जाता है, हम लोग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है वो बढ़िया है। इससे क्या है कि आपको कैलोरी ऐड नहीं होगा, यानी सही है चीनी को यूज़ करना। तो नेचुरल स्वीटनर एजेंट के जगह पे आप आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें सबसे फेमस नाम आपने सैकरीन का नाम सुना होगा। सैकरीन एक चीनी है, आर्टिफिशियल चीनी है। इसको सल्फोबेंजामाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सल्फोबेंजामाइड। दुनिया में सबसे पहली बार इंसानों ने जो चीनी बनाया था उस चीनी का नाम है बच्चों सैकरीन। क्या नाम है? सैकरीन है। तो बहुत सारे होटल में क्या है, जैसे ये वाला चीनी नहीं यूज़ करके वो सैकरीन यूज़ करते हैं। थोड़ा सा सैकरीन डाल दिया तो नॉर्मल चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। नॉर्मल चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है बच्चों सैकरीन। तो सैकरीन अपना यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। तो जैसे कोई होटल में मान लीजिए मीठा बनाने के लिए यूज़ कर रहा है सैकरीन का, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। यूरिन एक्सचेंज में बाहर हो जाता है, यानी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये नॉर्मल चीनी है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है ये सैकरीन। तो इंसानों ने जो पहला चीनी बनाया था उसका नाम क्या था? सैकरीन है। सैकरीन जो है 550 टाइम्स, याद रहे, 550 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है केन शुगर से। केन शुगर का मतलब गन्ने से जो चीनी निकलता है उसे केन शुगर बोलते हैं। तो उससे 550 टाइम्स ज़्यादा माने मीठा होता है कौन? सैकरीन। इट इज़ एक्सक्रिएटेड माने बाहर निकल जाता है बॉडी से। कैसे? तो यूरिन एक्सचेंज में ही बाहर निकल जाता है बच्चों। ये इनर्ट है, इनर्ट यानी बॉडी में जाने के बाद किसी से रिएक्शन नहीं करता है, बढ़िया है। और हार्मलेस है, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सॉलिड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और ये जो चीनी है वो पोटेशियम और सोडियम का नमक होता है। पोटेशियम और सोडियम का जो सॉल्ट है उसी सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सैकरीन के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ मान लीजिए होटल में तो होता ही है, बहुत सारे जूस वाले दुकान में भी सैकरीन का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए जूस के दुकान में आप गए, वो कहे माने पूछता है कि क्या नमक डाल दिया जाए, तो अगर नमक देखेंगे तो नमक में कभी कभी माने नॉर्मली जनरली भी अगर देखा जाए तो सैकरीन डाला हुआ ही रहता है, क्योंकि वो सैकरीन का यूज़ इसलिए करता है ताकि जो खट्टा जूस है वो मीठा लगे और कस्टमर उसके पास बार बार जाएगा। तो इसलिए किसका यूज़ करता है? सैकरीन का, नमक में मिला करके रखता है।
कि आएगा तो इसको मीठा जूस पिलाएंगे। तो अब लोगों को आदत बन जाएगा कि हाँ वो मीठा जूस पिला रहा है तो हमको उसके पास जाना चाहिए कि उसका जूस मीठा रहता है, और ताज़े फल का जूस कभी मीठा होता नहीं, यानी खट्टा ही रहेगा। तो इंसान का एक माने नेचुरल दिमाग में बन गया है कि जूस जो है वो मीठा होता है, तो वहाँ सैकरीन का यूज़ किया जाता है। चलिए ठीक है, सैकरीन समझिए। दूसरा जो चीनी है उसका नाम है एलिटेम। क्या नाम है बच्चों? एलिटेम है। एलिटेम जो है 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज से। 2000 गुना ज़्यादा मीठा, माने इसका एक दाना उसके 2000 दाने के बराबर होगा। 2000 ज़्यादा गुना मीठा होता है कौन? एलिटेम। और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी जिस खाने में एलिटेम को डाल दिया जाए तो उस खाने का स्वीटनेस कंट्रोल करना, मीठापन कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल चीनी से कितना गुना मीठा होता है? 2000 ज़्यादा मीठा होता है। इसलिए जनरली जो चीनी यूज़ होता है ना बच्चों, वो सैकरीन होता है, एलिटेम का यूज़ नहीं करते हैं। नहीं भैया, खाना का स्वीटनेस कंट्रोल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो खाएगा कौन? तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। कितना टाइम से? 2000 टाइम से। इंसानों ने जो तीसरा चीनी बनाया उसका नाम है एस्पर्टेम। क्या नाम है बच्चों? एस्पर्टेम। एस्पर्टेम जो है ये मिथाइल ईस्टर होता है। अच्छा, डाईपेप्टाइड आप समझ रहे हैं, दो अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? पेप्टाइड से। तो फिनाइल एलानाइन और एस्पर्टिक एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड है, इनसे जो चीनी तैयार होता है उसका नाम है एस्पर्टेम। क्या नाम है बच्चों? एस्पर्टेम। फिनाइल एलानाइन और एस्पर्टिक एसिड से जो चीनी निकल करके आता है उसका नाम क्या है? एस्पर्टेम। और एस्पर्टेम जो है ये 100 गुना मीठा होता है केन शुगर से, यानी जो चीनी हम लोग खाते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। कौन बच्चों? तो एस्पर्टेम होता है। इंसानों ने जो चौथा चीनी, सब ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, आ सकता है ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ करके एक एक बार जाना है। चौथा चीनी जो इंसान ने बनाया है वो सुक्रोलोज बनाया है। क्या बनाया है बच्चों? सुक्रोलोज है। तो ये ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब साथी होता है सुक्रोज का, माने इस सुक्रोज के जैसा ही चीनी होता है, उसमें 3 क्लोरीन एक्स्ट्रा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? नाम ही है सुक्रोलोज, से आपको समझ में आ जाएगा कि चीनी जो है ये किसका साथी है? बताओ, सुक्रोज का। कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, यानी जिस टेम्परेचर पे हम लोग खाना बनाते हैं उस पे स्टेबल होता है, माने टूटता नहीं है। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस कैलोरी, इससे कोई कैलोरी, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और जो खाने वाला चीनी है उससे 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। कौन? सुक्रोलोज। सैकरीन 550 टाइम्स, एलिटेम 2000 टाइम, एस्पर्टेम जो है 100 गुना, और सुक्रोलोज जो है कितना? 600 गुना। और इसका टेस्ट और लुक जो है वो बिल्कुल एकदम चीनी के जैसा होता है। बिल्कुल किसके जैसा होता है बच्चों? चीनी के जैसा होता है। जो चीनी हम लोग खाते हैं तो चीनी के जैसा ही टेस्ट और लुक जो है वो किसका होता है? सुक्रोलोज का होता है। तो केमिकल्स इन फूड आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला फूड कलर है सिंथेटिक कलर, टेट्राजीन होता है जिससे कैंसर होता है। हमें क्या यूज़ करना चाहिए? कैरामेल, कैरोटीन, सैफरन, ये सेफ है भैया। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में तो नेचुरल स्वीटनिंग माने जो चीनी है उससे कैलोरी होता है, दांत सड़ता है, तो हम किसकी तरफ भागते हैं? इंसानों के द्वारा बनाए गए चीनी की तरफ भागते हैं। पहला चीनी बताओ क्या है? सैकरीन है। सैकरीन जो है कितना मीठा होता है? 550 टाइम होता है। दूसरा एलिटेम है, कितना है? 2000 टाइम है। एस्पर्टेम बोलो कितना होता है? 100 टाइम मीठा होता है। और सुक्रोलोज जो है वो कितना होता है? 600 टाइम मीठा होता है। तो बच्चों आपने केमिकल्स इन फूड का 2 टॉपिक अभी देखा है, एक फूड कलर और दूसरा क्या देखा है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अब 2 टॉपिक और बचता है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो अब केमिकल्स इन फूड में आगे बात करते हैं बच्चों। अब देखो अपना 2 टॉपिक है यहाँ से, एक एंटीऑक्सीडेंट है और एक क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव है। पिछले साल एग्जाम में एंटीऑक्सीडेंट भी आया था, यानी एकदम लास्ट से भी सवाल पूछा गया था। कुछ नहीं है, सिंपल है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडेंट समझ में आना चाहिए, यानी एंटी का मतलब बचाने वाला, ऑक्सीडेशन से बचाने वाला। किससे बचाने वाला? ऑक्सीडेशन से। तो कोई भी खाना अगर ख़राब होता है तो ऑक्सीडेशन कर लेता है, यानी ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो अगर कोई ऐसा चीज़ उसमें डाल दिया जाए जिससे खाना ऑक्सीजन से ना जुड़ करके उस सब्सटेंस खाना से पहले ऑक्सीजन से अगर जुड़ जाता है, तब जा करके उस फूड को बचाया जा सकता है ऑक्सीडेशन से और ख़राब होने से बचेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब वैसा केमिकल सब्सटेंस है जिसे फैट में ऐड किया जाता है। कहाँ ऐड किया जाता है? फैट में।
या वैसे खाने में जिसमें फैट होता है या चर्बी, माने फैट माने चर्बी हो गया, तो फैट कंटेनिंग फूड या फैट में ऐड करने के बाद उनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है यानी रोक देता है, और प्रोलॉन्ग देयर लाइफ, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि उनका ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है और लंबा कर देता है, आगे उनका वैलिडिटी जो है वो बढ़ा देता है। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बच्चों एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ? वैसा केमिकल सब्सटेंस है जो किस में ऐड होता है, याद रहे तो फैट और फैट कंटेनिंग फूड में ऐड किया जाता है, जो उनका ऑक्सीडेशन रोक देता है और उनका लाइफ जो है वो बढ़ा देता है। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बच्चों एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कंसेप्ट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन से देन द मटेरियल विच दे आर प्रोटेक्टिंग। यानी मान लीजिए एंटीऑक्सीडेंट है, ये मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये खुद पहले ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और इस सब्सटेंस को जुड़ने से बचा लेता है। तो अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता तो ये खराब हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो इसमें जो डाला गया है एंटीऑक्सीडेंट, माने जिस खाने को ये बचा रहा है तो खाने के जगह पर ये अपना ऑक्सीडेशन कर देता है, अपना क्या कर लेता है? ऑक्सीडेशन कर लेता है। तो इसका कॉमन एंटीऑक्सीडेंट, एओ माने एंटीऑक्सीडेंट है, वो BHT और BHA होता है। यानी फैट और फैट कंटेनिंग फूड को बचाने के लिए दो तरह का एंटीऑक्सीडेंट हम लोग यूज़ करते हैं, एक BHT और एक क्या है बच्चों? BHA। BHT का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन है और BHA का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट होता है। तब BHT और BHA आपको याद रखना है, दोनों का दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। दुनिया में कुछ नेचुरल प्रोडक्ट भी हैं, यानी नेचर भी हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट दिया है, जैसे कि विटामिन सी है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और विटामिन मैंने ये सब आपको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा दिया है। और विटामिन ई को टोकोफिरॉल के नाम से जाना जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड और टोकोफिरॉल जो है, यानी विटामिन सी और विटामिन ई जो है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, माने नेचर की तरफ से दिया हुआ है, खाना को बचाता है। कौन कौन? विटामिन सी और विटामिन ई। ऐसे इंसान जिस एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करता है तो वो BHT है, और कौन है बच्चों? BHA है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है। अगला जो है उसका नाम है फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब खाना बचाने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये भी एक तरह से बचा रहा था किसको? तो फैट वाले खाने को, या जिसमें फैट होता है उसको ये बचा रहा था, जिसको एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है? वैसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे खाने को बचाता है बैक्टीरिया से, ईस्ट से और मोल्ड से। यानी मान लीजिए खाना में भुआ लग गया है या बैक्टीरिया लग गया है, तो उनसे जो बचाता है उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। क्या बोला जाता है बच्चों? फूड प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। तो फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब है खाने को तीन चीज़ों से बचाना, बैक्टीरिया से, ईस्ट से और मोल्ड से। बैक्टीरिया से, ईस्ट से और मोल्ड से, इन तीनों से अगर खाना को कोई बचा रहा है तो उसका नाम क्या कहलाता है बच्चों? फूड प्रिजर्वेटिव कहलाता है। तीन तरह के फूड प्रिजर्वेटिव दुनिया में यूज होते हैं। सबसे पहला है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला है C6H5COONA। इसका यूज किया जाता है बच्चों सॉफ्ट ड्रिंक में, माने सॉफ्ट ड्रिंक को बचाने के लिए, और एसिडिक फूड में, यानी जिस खाने में एसिड होता है उनको बचाने के लिए यूज किया जाता है किसका? सोडियम बेंजोएट का। तो दुनिया में जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक खराब ना हो जाए उसको बचाने के लिए हम मतलब उसमें डाला जाता है C6H5COONA, यानी सोडियम बेंजोएट। और एसिडिक फूड में दूसरा है सॉर्बिक एसिड। दूसरा क्या है? सॉर्बिक एसिड है। तो इसका यूज करते हैं चीज को बचाने के लिए, बेक्ड फूड को बचाने के लिए, पिकल्स का मतलब हो गया अचार को बचाने के लिए, मीट है, मछली है, तो फिश या फिश का जो भी प्रोडक्ट है, या मीट हो गया, या पिकल्स है, या बेक्ड फूड है, यानी पहले से जो खाना बना हुआ है, या चीज़ है, इनको बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों सॉर्बिक एसिड का। ठीक है, सॉर्बिक एसिड यूज़ करते हैं। तीसरा जो है उसका नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या नाम है बच्चों? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये फॉर्मूला हो गया इसका। इसका यूज़ किया जाता है जैम। जैम तो आपने देखा होगा, ब्रेड के बीच में लगा करके खाते हैं। जैम, स्क्वैशेस और अचार को बचाने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ किया जाता है। तो ये तीन तरह के फूड प्रिजर्वेटिव हैं, सोडियम बेंजोएट सॉफ्ट ड्रिंक और एसिडिक फूड में, सॉर्बिक एसिड जो है चीज़ है, बेक्ड फूड है, अचार है, मीट है, मछली और मछली का प्रोडक्ट है,
और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो जैम है, स्क्वैशेस है, पिकल्स है, जितना भी मछली और मीट का जो प्रोडक्ट मान लीजिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर सप्लाई हो रहा है माने बन करके, तो उसको बचाने के लिए यूज़ करते हैं सॉर्बिक एसिड का। तो ये हो गया फूड प्रिजर्वेटिव और ये आपका हो गया एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लो। तो ये सारा का सारा मैंने एक एक बात आपको समझा दिया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने आपका पूरा कर दिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है। कहानी जो है वो ड्रग से शुरू हुई थी और केमिकल्स इन फूड पर आकर के बच्चों कंप्लीट हुआ है। तो एक एक बात मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से नोट करना है और इसे याद करने की कोशिश करना है, क्योंकि समझने और याद करने वाला ही ज़्यादा टॉपिक है। यहाँ आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, चीज़ों को समझ करके अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों मैंने आपका बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इधर पूरा कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।